देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजकुमार सिंह जी, अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, 4 मई को क्या होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या बदलने जा रहा है, किसकी किस्मत पलटने जा रही है, बंगाल की फाइनल बैटल से पहले नतीजा क्या साफ साफ दिखाई देने लगा है। 45 घंटे के बाद दूसरे राउंड के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी वार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में विजय संकल्प रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार की यह आखिरी रैली होगी, यह आखिरी दांव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करने वाले हैं। सीएम योगी ग्रेटर और कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं, वो उनका रोड शो भी करने जा रहे हैं। साउथ बंगाल में सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी करेगी। दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी आज 4 रैलियां करने जा रही हैं। अपनी सीट भवानीपुर में ममता बनर्जी आज रोड शो करेंगी। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है, तो वहीं बीजेपी को 15 साल की मेहनत का रिजल्ट मिलने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा, बंगाल में उसी का राज होगा। ये कोई कहने वाली बात है नहीं। आप जानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ने इस आखिरी राउंड में अपनी पूरी ताकत लगाई है। पीएम मोदी आज दूसरे राउंड के लिए बैरकपुर से फाइनल हुंकार भरेंगे। बैरकपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के कौस्तुभ बागची उम्मीदवार हैं, तो वहीं टीएमसी से राज चक्रवर्ती चुनाव लड़ रहे हैं। बैरकपुर में हिंदू वोटर 85.76% है, मुस्लिम आबादी 13% से थोड़ी ही ज्यादा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार राज चक्रवर्ती को इस सीट से जीत हासिल हुई। इस सीट पर शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाए रखी और इसी मजबूत पकड़ को ढीली करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर पहुंच रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का टारगेट हिंदू वोट को एकजुट करने का है। योगी से लेकर मोदी तक हिंदू वोट को जोड़ रहे हैं। कल कोलकाता में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थानतानिया कालीबाड़ी मंदिर में मां काली के दर्शन किए। इस मंदिर की स्थापना साल 1703 में हुई थी, यानी कि यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इस मंदिर में मां काली की पूजा मां सिद्धेश्वरी के रूप में की जाती है। पूजा से पहले थानतनिया कालीबाड़ी मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या लिया, कमल का फूल। पूजा है, मां की पूजा में तो कमल का फूल होता ही है, लेकिन जब चुनाव चल रहे हो, हाथों में पूजा की थाली हो, 300 साल पुराना काली मां का मंदिर हो और पूजा की थाली में अजीत जी कमल का फूल हो, तो बहुत सारे संदेश एक साथ एक तस्वीर में आ जाते हैं। तस्वीर बिल्कुल। और ये लगातार देखिए प्रधानमंत्री कितनी होशियारी से प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जहां आपके मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है, आपका नैरेटिव कमजोर है, आपके पास और दूसरी चीजें वैसी नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, उस तरह की ताकत वहाँ नहीं है, तो उस कमी की भरपाई आप कैसे कर सकते हैं। तो उतनी मेहनत हो रही है जमीन पर, उतनी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और प्रतीकों की राजनीति इस अंदाज में की जा रही है ताकि अपने कोर वोट को अपने साथ जोड़ा जा सके। ये दूसरी राजनीति हम लोग देख रहे हैं। एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस दिन प्रधानमंत्री हुगली के किनारे घूमे और गंगा में जाकर के नौका विहार किया। उन्होंने गंगा जी में गए, उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने कहा कि ये गंगा जो है वो बंगाल की आत्मा में बसती हैं। तो वो एक गंगा के प्रतीक का इस्तेमाल था जो इमोशनल कनेक्ट के लिए, कल्चरल कनेक्ट के लिए बंगाल के लोगों के साथ, और ये दूसरा कमल के फूल का एक कनेक्ट है माँ काली के साथ। देखिए ये एक हम उसको कहेंगे कि वो ब्लंडर था जो शुभेंदु अधिकारी ने किया। उस समय उनको ये इस समय बचना चाहिए था जिस बात से उन्होंने कहा कि 85% हिंदुओं ने राम को वोट दे दिया। ये वो नहीं चलता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ का कल्चरल कनेक्ट रिलीजियस, हम माँ को, माँ काली को, वहाँ माँ दुर्गा को, कृष्ण को, चूंकि चैतन्य महाप्रभु की विधरती, आप राम जी का भी नाम लीजिए, लेकिन ये उससे बचना चाहिए था। ठीक है, हम भगवान राम के प्रति पूरे देश की आस्था है,
तो प्रधानमंत्री ने जाकर के जो काली मंदिर गए, वो कालीबाड़ी के उस ऐतिहासिक मंदिर में गए और कमल का फूल अर्पित किया, तो ये कल्चरल कनेक्ट भी है, रिलीजियस कनेक्ट भी है और इमोशनल कनेक्ट भी है। सर, ये केमिस्ट्री भी है। वही अब मैं मैथमेटिक्स आपके सामने रखने जा रही हूँ। अब मैथमेटिक्स कैसे, पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से बीजेपी अपना फोकस तो बना रही है और प्रधानमंत्री बार बार जो पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहे हैं, जो केंद्र में उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसे बार बार बता रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। बाकी पूरे देश में उन केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब मोदी की छवि को सामने रखकर ही बंगाल चुनाव में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। मोदी भी बंगाल के चुनाव प्रचार में जोर लगा रहे हैं। मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 19 रैलियां की, 5 रोड शो किए। फेज बाई फेज अगर हम बात करें तो पहले फेज में 11 रैली और 2 रोड शो, तो वहीं दूसरे फेज में अब तक मोदी ने 8 रैलियां की और 3 रोड शो किए। मोदी बंगाल की जनता के बीच हीटिंग स्लोगन दे रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में आजादी का नारा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी की निर्ममता, टीएमसी के भय, इन तमाम बातों से आजादी की बात कही। बेटियों पर अत्याचार से आजादी की बात की, भ्रष्टाचार से आजादी की बात की। ये विजय संकल्प के उनके सूत्र, जहां पर घुसपैठियों के कब्जे से आजादी की बात थी। ये जो भर्ती परीक्षा में लूट है, उससे आजादी का नारा उन्होंने दिया। एक बयान आपके सामने। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से। बंगाल में बीजेपी 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए दूसरे फेज में भी 100 के करीब सीटें उन्हें जीतनी पड़ेगी। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं, वहां से और बेहतर आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए दूसरे फेज में मुकाबला पहले के फेज के मुकाबले कितना मुश्किल या कहां पे थोड़ा सा आसान होता चला जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि 2021 के चुनाव में दूसरे फेज में जिन 142 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां पर टीएमसी को 1,42,14,139 सीट माफ कीजिएगा वोट मिले, यानी कि 49.49% वोट टीएमसी के खाते में गए। जबकि बीजेपी की आप बात करें तो यही आंकड़ा 1,04,61,171 का होता है, यानी कि 36% से ज्यादा वोट बीजेपी के हिस्से आए। अब वहीं अगर आप देखें एफआईआर होने के बाद ये दूसरे फेज का चुनाव कैसे पलट रहा है। बीजेपी को टीएमसी से कितने वोट कम मिले? 37,82,968 और एफआईआर में नाम कितने कटे वो देखिए, 12,40,873। तो पहला आंकड़ा तो यही है कि जितने वोट बीजेपी को कम मिले, लगभग उतने ही वोट एफआईआर में कट गए। तो क्या राजकुमार जी ये चुनाव फंस गया दूसरे फेज का? क्योंकि जितने वोट एफआईआर के तहत कटे हैं और जितना मार्जिन रहा वो तकरीबन पास का ही है। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूं, फिर चर्चा करते हैं। दूसरे फेज में ही साउथ बंगाल की 160 सीटों की बात करूं तो ये वो सीटें हैं जहां पश्चिम बंगाल की चुनाव की दिशा कहां है
वो तय होती है। 2021 के चुनाव की बात करें तो यहां टीएमसी को 48.42% वोट मिले और 1,09,63,948 वोट, जबकि बीजेपी को यही वोट का प्रतिशत कितना था, 37.74%। यहां पर भी आप एफआईआर का डिलीशन देखिए कितना है, 10,63,727 और टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोट का मार्जिन कितना है जरा वो आप देखें, 24,43,079 वोट। यहां पर भी आप अगर ये फैक्टर देखते हैं एफआईआर डिलीशन कितना है, 10.68% टीएमसी को अधिक वोट मिले तो उतना ही तकरीबन वोट एफआईआर में कट भी गया। तो राजकुमार जी, जितना कटा उतना ही अधिक टीएमसी को मिला। यहां से बीजेपी का जो कैलकुलेशन है, क्या ये टीएमसी के लिए सिरदर्द है? नहीं, मुझे लगता है जो आंकड़े कहानी बता रहे हैं वो थोड़ा अलग है। जितने वोट टीएमसी को ज्यादा मिले उसके आधे के आसपास एसआईआर में कटे हैं, तो गैप, अगर मैं सही आंकड़ा देख रहा हूं तो गैप फिल नहीं हो रहा उससे। नहीं सर, कैसे फिल नहीं हो रहा? मैं जैसे ग्रेटर SIR में कोलकाता की भी नाम बात कटे कर 10 लूं लाख। सर। हाँ, और टीएमसी को वोट मिले 24 लाख ज्यादा। टीएमसी को मिले 24 लाख ज्यादा। ये देखिए, ये कौन सा वाला है? ये आपने कौन सा हमारे सामने रखा है? टोटल आपने हमारे ये सामने साउथ रखा वाला है। नहीं, ये टोटल है सर। 49.49% टीएमसी का वोट शेयर जी, था ठीक है। और बीजेपी का वोट शेयर हुआ 36.04%। दोनों के बीच का अंतर टीएमसी को 13.74% ज्यादा था। दोनों के बीच का गैप आप देखिए। अजीत जी, आप भी अगर इसमें कहीं पे कोई आपकी राय हो तो आप इंक्लूड करिएगा। एफआईआर में 12,40,000 वोट तो वैसे ही कट गए। तो ये जो अंतर है नहीं, इनको वोट मिले थे 37 लाख ज्यादा जी, तो 12 लाख कटने को आप मान के चले, अगर एक बार को टीएमसी के वोट थे तो भी 24 लाख का ही गैप कवर होता है। इधर से माइनस करते तो उधर भी आपको कुशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि खाली एसआईआर के सहारे हम ये अगर समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है तो ज्यादा तार्किक नहीं होगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन कहा, मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ। क्या अजीत जी क्वेश्चन मिलता है इसमें? डेफिनेटली मिलता है, बड़ा क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि बीजेपी को फिर जो विनिंग वो टारगेट है, टास्क है, वो बहुत कम रह जाता है। अगर आपके 12 लाख कटे एसआईआर में और एक क्षण के लिए मान लें कि टीएमसी के कटे तो आपको 24 लाख का क्वेश्चन मिल गया, फिर आपको कितना कवर करना है? 10-1 लाख। और ये पूरी कोशिश जो हो रही है, इस चुनाव की 2-3 खास बातें हैं। एक तो मुझे जो समझ आ रहा है, मेरा अपना आकलन है कि पिछले 5 साल में संगठन के स्तर पर बीजेपी बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। फेस जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था कोई एक, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। इसलिए पूरा चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक अपील, मास अपील है स्टार कैंपेनर की, वो अमित शाह की जो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की जो उनकी अपनी खूबी है वो, और तीसरा बहुत आक्रामक कैंपेन उन मुद्दों पर जिन पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया, उन पर टिका है। वो तो हम दिखाई रहे हैं। अमित शाह और चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जितने लोकल मुद्दे हैं, जितने वोकल मुद्दे, अजीत जी, सभी मुद्दों को लाया गया। लेकिन ये जो आंकड़ा है कि एफआईआर डिलीशन के तहत जितने नाम कट रहे हैं तो वो उस अनुपात को तो कम कर रहे हैं, उस गैप को तो वो कुछ हद तक फिल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत होगा कि भाई जितने वोट कटे वो सारे टीएमसी के हों, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं। खासकर मथुआ समुदाय वाले जो हैं वो दोनों तरफ है। इसको जो इस अगर ये भौगोलिक इलाका देखिए आप, जहां अब चुनाव होने वाले हैं, तो जो एकदम ईस्ट का इलाका है, नक्शा उठा करके देखिए पश्चिम बंगाल का, जो बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है, नदिया और खासतौर से दोनों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ये दोनों इलाके जो हैं आपको एकदम ईस्ट में, बंगाल में, कलकत्ता के ईस्ट में, ऊपर से नॉर्थ से ईस्ट में, ये बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है। और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग बांग्लादेश से आए, मथुआ भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उसमें पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, वो आए इन इलाकों में, इन इलाकों में बसे। इन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा डिलीशन इन इलाकों में हुआ है, नदिया में और उत्तर 24 परगना में, जहाँ कल प्रधानमंत्री गए थे बनगांव जाकर के, जहाँ बनगांव में शांतनु ठाकुर MP भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मथुआ समाज को
को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ ममता बनर्जी की तरफ से ममता बाला ठाकुर करती हैं। जो बागदा सबसे बड़ी सीट है वहाँ मतुआ समाज की, वहाँ तो ऐसा एपिक वॉर है, एक तरफ से ममता बाला ठाकुर की बेटी लड़ रही हैं और शांतनु ठाकुर की पत्नी लड़ रही हैं, सोमा ठाकुर वर्सेस मधुपर्णा ठाकुर, ये बागदा सीट पर है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके में जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोट है। और हम लोग चुनाव के पहले से इस बात की चर्चा करते रहे कि बीजेपी ने जो कैंप्स लगाए थे कि मतुआ समाज के लोगों को हम सीएए के तहत नागरिकता देंगे, प्रधानमंत्री ने कल इस पर बड़ा जोर दिया, और ये एक बड़ा इशू है, इमोशनल इशू है। लेकिन उसमें एक फॉर्म बीजेपी भरवा रही थी, जिस फॉर्म में ये लिखा जाता था कि पहले वहां डिक्लेयर करना था उनको कि वो बांग्लादेश से आए हैं, और उसके बाद एक नागरिकता का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, एक सर्टिफिकेट उस सर्टिफिकेट के आधार पर फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है। तो मतुआ समाज के बहुत सारे लोग गए ही नहीं ये सोच करके कि अगर हम फॉर्म भर लिख देंगे कि हम बांग्लादेशी हैं तो फिर कहीं फंस ना जाए, पता नहीं वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो या नहीं हो, नागरिकता संकट आ जाए। एक ग्रेटर कोलकाता की सर, एक ग्रेटर कोलकाता की भी तस्वीर रख देती हूँ। कुल 35 सीटों पर भी ग्रेटर कोलकाता में वोटिंग है, जहां 2021 के चुनाव में टीएमसी को 32,50,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कि कुल वोट का करीब 53% है। वहीं बीजेपी को 19,10,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कि 31% है। यानी कि बीजेपी को टीएमसी से 13,39,889 वोट कम मिले। तो टीएमसी को 21.88% वोट ज्यादा मिले। परसेंटेज में अगर आप देखें, ग्रेटर कोलकाता में ही एसआईआर के तहत 1,77,146 नाम कट चुके हैं। ये बात वही हो गई ग्रेटर कोलकाता की, जहां हम बात कर रहे हैं। ग्रेटर कोलकाता में भी कई ऐसी सीटें हैं जी, कोलकाता की ऐसी सीटें हैं मीनाक्षी जी जहां कोई मुकाबला ही नहीं रहा, मतलब 45% का अंतर है। आप देखिए जो ये सीट है आपकी कोलकाता पोर्ट की सीट, आप देखिए जहां से बॉबी हकीम जीते हुए हैं, 45% का अंतर है। 67% बॉबी हकीम को और बीजेपी कैंडिडेट को 22% वोट। आप बेहाला की दोनों सीटें उठा लीजिए, आप चौरंगी की सीट उठा लीजिए, आप बालीगंज की सीट उठा लीजिए, आप पोर्ट की सीट उठा लीजिए, ये 11 सीटें ऐसी हैं जहां एवरेज अंतर 30% से ज्यादा का है। अब ये गढ़ होता है, 11 की 11 सीटें कोलकाता में टीएमसी जीती हुई है। अब ये डिलीशन कितना भी हुआ हो, वो उस मार्जिन को 45% 40% के मार्जिन को जब तक आप वेव क्रिएट नहीं करिएगा, तब तक छोटे छोटे उपायों से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। सर वेव क्रिएट हो रही है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, मंदिर में जाना, पिछले फेज में हमने देखा शादी में पहुंच जाना, झालमुड़ी खाना, नौका विहार करना, ऐसे बहुत सारे मोमेंट क्रिएट हुए हैं जिससे वेव पैदा हो सकती है। और फिर बीजेपी का दावा कि पहले फेज में तो हम 110 सीटें लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो इस काम में उनको महारत हासिल है कि कब कैसे जनता की नब्ज को पकड़ना है और प्रभावित करना है। कालीबाड़ी मंदिर में गए पूजा करने, आपने कहा कमल का फूल, उन्होंने पूछा दुकानदार से कि कमल का फूल चढ़ता है माता की पूजा में, उन्होंने माता की पूजा में कमल का फूल चढ़ा दिया। अब उनको माता की तरफ से आशीर्वाद में, प्रसाद में कमल मिला कि नहीं मिला, ये हमें 4 मई को पता चलेगा। ठीक है। जहां तक दावों की बात है, दावे अपनी जगह है। पिछली बार भी बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था 2021 में, और 77 सीटें आई थी। लेकिन वेब की अगर बात करें, जो अभी अजीत जी बता रहे थे कि कितनी बड़ी खाई है, खासकर सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में भी सीटों का अंतर तो था, 59 बीजेपी ने जीती थी और 92 टीएमसी ने जीती थी। सेकंड फेज में जो परसेंटेज की खाई है वोटिंग परसेंटेज में, बहुत बड़ी है। ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में उस खाई को पाटने की कोशिश की है, वेब पैदा करने की कोशिश की है। वो वेब कई जगह दिखी है, वोटर्स में कॉन्फिडेंस दिखा है, वोट करने लोग निकले हैं, लेकिन वो खाई इतनी ज़्यादा है कि फिलहाल जो हम कह सकते हैं सेकंड फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी बराबर की टक्कर दे रही है। इसमें एक जोड़ दें हम, जो खाई की बात जो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, जो कहा ना हमने कि जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमा है, नदिया, और दोनों उत्तर 24 और उत्तर परगना 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, यहाँ 44 सीटें ऐसी हैं, 44 सीटें जहाँ बीजेपी, जहाँ जो टीएमसी जीती है उसकी हर सीट एवरेज अंतर 30,000 से ज्यादा वोट का है। नहीं, ये तो सर 34 सीटें तो ऐसी है जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, वहां पर आपने जो कहा 60,000 का मार्जिन है, और बीजेपी तो उन सीटों पर मुझे नहीं लगता कि फोकस भी कर रही होगी। बॉर्डरिंग पर पूरे बॉर्डरिंग इलाके की बात हम कर रहे हैं, जो नदिया और दोनों 24 परगना, वो 44 सीटों में से टीएमसी जीती है तो 30,000 से ज्यादा वोट से जीती है, और बीजेपी जीती है तो 15,000 वोट से जीती है। बीजेपी के जीत का अंतर 15,000 है और उनकी जीत, टीएमसी की जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा है।
या बॉर्डरिंग एरिया की 44 सीटें हैं जो इसी फेज में है, सेकंड फेज में है। तो उस इलाके में, और वो मथुआ इलाका, मथुआ ये वोट का भी इलाका है, ठाकुरबाड़ी से राजनीति चलती है। कल गए थे प्रधानमंत्री, ठाकुरबाड़ी गए, वहां जाकर के मिल के आए ही लोगों से। हरिचंद ठाकुर और गुरचरण ठाकुर दोनों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी वहां जाके। एक दो सीटों का मैं नाम ले लेती हूँ। अब जैसे साउथ बंगाल की ही, ये आपने कहा है नदिया में खूब डिलीशन हुआ है, इसी में रानाघाट उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर 2021 में बीजेपी चुनाव जीती थी, ऐसी रिजर्व्ड सीट है ये, और मार्जिन जो था वो 31,000 का था। इस बार की आप देखिए दूसरे फेज के चुनाव में फाइनल डिलीशन जो है वो 26,283 का हो गया है। तो ये जो एफआईआर का ये जो डिलीशन है, तो ये इस मार्जिन को बढ़ा भी सकता है, बिल्कुल, और बराबर भी लग हाँ, सकता है। कर सकता है, क्योंकि अगर वोट किसके ज्यादा कटे हैं और कौन ज्यादा मोटिवेटेड होकर के वोट डालने निकलता है। क्या मथुआ समाज उसी तरह से निकलता है? पिछली बार बीजेपी को सपोर्ट किया था खुल करके उन लोगों ने। सीएए से उम्मीद बंधी थी, उस समय सीएए लागू नहीं हुआ था, कानून बन गया था 2019 में, कानून पास हो गया था सीएए का, लेकिन लागू नहीं किया गया था 2021 में, असम चुनाव की वजह से नहीं लागू हुआ था। लेकिन अब तो सीएए लागू है, तो अब अगर वो समाज ज्यादा मोटिवेटेड होकर के, नाम सुधर जिनको कल जाकर के कल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, वो निकलते हैं वोट डालने, तो हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो जाए, उसकी जीत का अंतर बढ़ भी जाए। लेकिन अगर उनके वोट कटे हैं ज्यादा, और मुस्लिम आबादी भी नदिया में काफी है, अगर वो वोट निकलता है, लगभग बराबर का मुकाबला है नदिया में बीजेपी और टीएमसी का, लगभग बराबर का, 9 और 8 सीटों का कुछ इस तरह का पिछली बार जीता है, दोनों बराबर सीट जीते हैं। तो कौन अपने वोटर्स को ज्यादा निकालता है, कौन गेम चेंजर होगा सर? देखिए मीनाक्षी जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम लोगों को भले वो आंकड़ा सही पता ना हो कि किस पार्टी के समर्थकों के कितने वोट कटे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सब पता है कौन किसको वोट देता है, किसके ज़्यादा वोट कटे हैं, तो उनको वो आंकड़ा उनके ध्यान में है। और जहाँ तक हार जीत का सवाल है, लड़ना हर सीट पर पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, दावा भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी की रणनीति पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी उन सीटों पर ज़्यादा है जहाँ उसकी हार का मार्जिन कम था। आंकड़े के तौर पर 38 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5,000 उसके आसपास था। बीजेपी का पहला फोकस वो रहेंगी, और करीब 50 के आसपास सीटें ऐसी है जहां हार जीत का मार्जिन 10,000 के आसपास था। तो सर मैं बीजेपी के फोकस वाली सीटें ही एक बार दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है उसमें ममता बनर्जी घिर सकती है, अगर जो आकलन बीजेपी इस वक्त लेकर चल रही है उस पर हम बात करें। अब बंगाल चुनाव में 43 रैली और 4 रोड शो वो कर चुके हैं, और पहले फेज में अमित शाह ने 33 रैली की, 2 रोड शो किए। इसका इंपैक्ट कितना होगा वो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उन सीटों पर हम बात कर लेते हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है और जहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी है। अब अगर कोलकाता की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं जहां पर अभी तक टीएमसी, हमने इसमें कोलकाता सीट की खूब बात की, और इसके अलावा हावड़ा की बात करें, अब देखिए हावड़ा की ही बात कर लें, हावड़ा उत्तर जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहा। पिछली मर्तबा अजीत जी यहां से टीएमसी ने जीत दर्ज की, और जो मार्जिन था वो 5,522 का था। इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत देखिए 13,784 नाम कट चुके हैं। मैं सिर्फ एक हावड़ा उत्तर की बात कर रही हूं, तो मार्जिन से तो दुगना यहाँ पे नाम कट चुका है, तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वोटिंग भी बढ़ने पर देखेंगे हम लोग वोटिंग कितनी बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ वोट्स पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर एक आकलन का एक आधार मिलेगा हम लोगों को। और अभी जो नाम कटे हैं इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जो है ना एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, ASDD जो एक क्राइटेरिया बनाया है चुनाव आयोग में, अगर वो ASDD इसमें ज्यादा है, जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं या डुप्लीकेट हैं, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जो आखिरी राउंड में तार्किक विसंगति के आधार पर जो उनके नाम रोके गए हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, जरा ये जो पिछला जो ग्राफिक्स था एक बार फिर से वो आप वॉल पर दे दें, जिसमें हम सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, एक एक करके उन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी तो कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी बर्धमान, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और नदिया, ये वो क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर और टीएमसी के लिए मजबूत है। लेकिन यहीं पर एफआईआर डिलीशन और जीत का मार्जिन कैसे साथ साथ आकर खड़ा हो जाता है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर एफआईआर
का डिलीशन जो है वो जीत के मार्जिन से ज्यादा दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में दूसरी फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, लेकिन उससे पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हिंसा हुई है। बैरकपुर इलाके के जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आज जगदल के जलेबी मठ मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली है, लेकिन उससे ठीक पहले थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। और मैं फिर ये कहती हूं कि ये भिड़ंत तो फिर भी छोटी है, ये मारपीट की तस्वीरें फिर भी छोटी है। फिर 2021 के विधानसभा चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के दौरान और उसके बाद की भी तस्वीरों को याद करें। बमबाजी से लेकर मारकाट से लेकर बलात्कार, घर जलाने तक की न जाने कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई थी। अब जो सेंट्रल फोर्सेस है उसका डर तो कम से कम इतना है कि आमने सामने की भिड़ंत हो रही है, एक दूसरे पर ईंट पत्थर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वरना तो ऐसा खूनी इतिहास से पश्चिम बंगाल का आरोप यह है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। अब इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में भाटपाड़ा नगर पालिका पार्षद का भी नाम शामिल है। भाटपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार और अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह का आरोप है कि भाटपाड़ा में उनके घर के सामने गोलीबारी में उनके एक सीआईएसएफ के जवान को गोली लगी है। टीएमसी से कहा गया कि गोलीबारी बीजेपी की तरफ से की गई है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से गोली चलाएगी और अपने ही अंगरक्षक या अपनी ही सिक्योरिटी में तैनात सीआरपीएफ को गोली मार देगी। इस दौरान जगदल थाने के बाहर भी जबरदस्त बवाल हुआ। उपद्रवियों ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को धमका रहे थे। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस वाले उपद्रवियों को खदेड़ने के बजाय बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर ही हावी होते दिखाई दे रहे थे। वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए, उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। मौके पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बीच बचाव करके इस हालात को कंट्रोल किया। बीजेपी का आरोप यह है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी देर के बाद पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में तनाव इतना बढ़ गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जगदल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जलेबी मैदान, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है की बात हो रही है ना। अब आप देखिए, नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत ही आता है जगदल। अजीत जी, राजकुमार जी, अब मैं जगदल का ही एक डेटा जो है वो दर्शकों के सामने रख दूं।
ये यहाँ पर पिछली मर्तबा टीएमसी के नेता चुनाव जीते और यहाँ पर जो जीत का मार्जिन था वो 18,364 का था और इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत 15,176 नाम इस सीट पर काटे जा चुके हैं और इसका असर वो तनाव दोनों पार्टीज के बीच में इस तनातनी के साथ दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी, जाहिर है क्योंकि कंटेस्ट बहुत क्लोज होने वाला है और इस बार वैसे भी तो आप देखें बहुत हाई वोल्टेज कैंपेन हुई है, तो वो तनाव दोनों तरफ है। जो जीते हैं उनको भी चिंता है और जिनकी जीतने की चाहत है उनकी भी कोशिश है कि वो किसी तरह से उस मार्जिन को कवर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पश्चिम बंगाल का जिस तरह का चुनावी इतिहास रहा है हिंसा का, और 2021 में तो अति हो गई थी, चुनाव से पहले शुरू हुआ और मतदान के बाद तक जारी रही थी हिंसा, उसके मुकाबले काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव है। उसके बावजूद केंद्रीय बलों को, पुलिस को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनके पास सेंसिटिव एरियाज़ की जानकारी होती है, लोकल इनपुट उनके पास होता है LIU का, तो ऐसी घटनाओं से बचने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दलों के सहयोग के बिना वो संभव हो नहीं सकता। मैं इसी आसपास के जितने और क्षेत्रों में जो नाम कटे हैं और उसमें जीत का मार्जिन कितना रहा उसी की बात कर लेती हूँ। नॉर्थ 24 परगना की ही एक और सीट है अमडांगा। यहाँ पे आप देखें टीएमसी पिछली बार चुनाव जीती थी और 25,480 वोटों का मार्जिन था। इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत 20,848 नाम यहाँ पर काटे जा चुके हैं। नादिया के नक्शीपाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी पिछली बार टीएमसी चुनाव जीती थी। यहाँ पर 21,271 सीट के मार्जिन के साथ, माफ कीजिएगा, वोट के मार्जिन के साथ टीएमसी चुनाव जीती। यहाँ पर भी डिलीशन इससे ज्यादा 24,551 नाम काटे जा चुके हैं डिलीशन में। नहीं तो ये जो जिन सीटों के आपने नाम बताए, हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं कि खाली नाम कटने से किसके नाम कटे वो एसआईआर के आधार पर खाली इस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं कि जीत हार का क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से मुकाबला कंटेस्ट और नज़दीकी हो गया है। और ये खासतौर से ये जो ऐसे इलाके हैं, चाहे वो आप उत्तर 24 परगना की बात करिए या हुगली की बात करिए और नदिया की बात करिए, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी को 67-68 सीटें हैं और बीजेपी की 18 सीटें इसी इलाके से मिली हैं। देखिए, कोलकाता में बीजेपी को सीट नहीं मिली है, दक्षिण 24 परगना में नहीं मिली है, उसको उधर जो वर्धमान का इलाका है वहां नहीं मिली है। दक्षिण वर्धमान की बात करें, 14,000 नाम जो है एफआईआर के तहत कट गए, जबकि पिछली बार जीत का मार्जिन मात्र 8,000 का था। हाँ, वही तो ये क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें पहले रही हैं, लेकिन 68 सीटें तो ऐसी हैं 3 जिले की जहां बीजेपी अच्छा कर सकती है। पिछली बार जहां उसको 18 सीटें मिली हुई हैं, तो उन सीटों पर बीजेपी का है, और बाकी सीटें जहां टीएमसी बहुत ज्यादा जीती हुई है, ज्यादा मार्जिन से जीती हुई है, वहां भी ज्यादा नाम कटे, मतलब 30,000 25,000 इस तरह के नाम कटे हैं। तो कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज हो गया है और फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है उसने चिंता बढ़ा दी है कि 90% 92% अगर फिर से वोटिंग होती है वहां, तो दोनों के वोटर निकल रहे हैं। और ये इलाके ऐसे हैं, ज्यादातर इलाके इसमें जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, तो हिंदू आबादी ज्यादा है, तो उस हिंदू आबादी ज्यादा होने से उसका वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होगा। और बड़ी लहर वेव जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन अंडर करंट की बात हर आदमी कर रहा है। तो बीजेपी जो टीएमसी है उसको इस बात की चिंता है। और ये जो अभी हम लोग मारपीट देख रहे हैं, देखिए अभी तक बंगाल में शांति के बावजूद 5 हत्याएं हो चुकी हैं चुनाव की घोषणा के बाद से। पहले बहुत होती थी, लेकिन अभी 5 हत्याएं हो चुकी हैं। टीएमसी के 3 लोग मारे गए हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, झड़प कई जगह हुई है, हत्याएं 5 हो चुकी हैं, इसके बावजूद की अपेक्षाकृत कम है। और ये इलाका स्ट्रॉन्ग मैन्स का इलाका है। अर्जुन सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, मसल मैन जिसको बाहुबली बोलते हैं, और तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर वापस गए, फिर बीजेपी में आए, उनकी एक हिस्ट्री है। दिनेश त्रिवेदी यहाँ से जीते एमपी रहे, जिनको अभी राजदूत बनाने की बात है, उच्चायुक्त बनाने की। तो ये एक बीजेपी समझ रही है कि इस इलाके में क्लोज कॉन्टेस्ट में वो अच्छा कर सकती है, इसकी वजह से भी तनाव ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए, बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग से ठीक पहले देसी बम मिलने की भी खबर सामने आई है और बहुत बड़ा जखीरा है। रविवार शाम को दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में ही तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे से बगीचे में कुल 100 नए बम बरामद किए हैं। ये देखें बमों की तस्वीर आपके सामने। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की सूचना पर ही इस इलाके में छापेमारी की गई और एक घर को लेकर संदेह पैदा हो रहा था। उस घर के पीछे के बगीचे में तलाशी ली गई तो थैला मिला, थैला खोला गया तो बम बरामद हुए और जब गिनती हुई तो संख्या 100 में निकली। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेरा
और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बरामद बमों को निष्क्रिय किया गया। ये देसी बम है, तस्वीर देखकर तो समझ में आ ही रहा है। और जहां से ये बम बरामद किए गए हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता का था। आईएसएफ ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में अशांति फैलाने के इरादे से ये बम जमा किए थे। एक बयान आपके सामने। শানপুকুর অঞ্চলে বিভিন্ন বুথে এখানে টিএমসির ভোট নেই, এটা শওকত মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন টিএমসির নেতারা এইগুলো করে বেড়াচ্ছে। এখানে এত বোম যদি একটা বুথে থাকে 200-এর অধিক বোম, তাহলে শানপুকুর অঞ্চল ভাঙড় বিধানসভা কতটা বোম আছে? আমাদের আইএসএফ এবং সাধারণ মানুষ খুব আতঙ্কে আছে এখানে, যে বোমটা শুধু নেতাদের ঘাড়ে মারবে না, সাধারণ মানুষ তার বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে এলাকায় যত মহিলা আছে তারা আতঙ্কে এখন। সেই জন্য তো এত বোমা। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পুলিশের আমরা শ্রদ্ধা করি যে তারা दायित्व नहीं এটাকে ধরেছে। देखिए, अब ये जो तस्वीरें आ रही है वो तो चिंता की बात है ही, लेकिन राजकुमार जी दो बयान ऐसे ममता बनर्जी के जो ऐसा लगता है कि क्या कहीं कोई नर्वसनेस है या कहीं कोई चिंता है। पहला बयान जो उन्होंने दिया था फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ईवीएम को लेकर, और दूसरा बयान जब वो भवानीपुर में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, और भवानीपुर में ही शुवेंदु अधिकारी भी कैंपेन कर रहे थे। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने मंच छोड़ दिया ये बात कहते हुए कि अब जो करेगी यहाँ की जनता करेगी, बदला यहाँ की जनता लेगी। मंच छोड़ के जाना वो क्या था? ममता बनर्जी ने मंच शायद इसलिए छोड़ा कि उसके पास में ही एक दूसरी चुनावी सभा हो रही थी, तो उनके लिए बोल पाना मुश्किल था, वहाँ का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन जहाँ तक आपने ममता बनर्जी के 2 बयानों या 2 घटनाओं का जिक्र किया, तो एक बात बहुत साफ है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी के चेहरे पर, उनके व्यवहार में चिंताएं साफ झलक रही हैं। और ये पहली बार देख रहे हैं। 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी नर्वस, शायद कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चिंतित तो है वो। पहली बार उनका कॉन्फिडेंस जो होता था कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और उनको वहाँ कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो कॉन्फिडेंस उनका डगमगाया है। चिंता उनको है। और नंदीग्राम में देखिए, बीजेपी भले ही पिछली बार सरकार बनाने के पास भी नहीं पहुंच पाई, 77% सिमट गई, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा देना मुझे लगता है कि सीटों से बड़ी छलांग थी, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें तो ममता बनर्जी की चिंताएं वो हैं कि बीजेपी इस काम में माहिर है कि अगर एक बार घेराबंदी कर ले तो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो ममता बनर्जी को चिंता तो और वो भवानीपुर में हो भी सकती है, वहां पे भी 50,000 से ज्यादा एसआईआर के तहत नाम कटे हैं। 51,000 नाम कटे हैं और 58,500 वोट से ममता बनर्जी पिछली बार जीती थी, और 51,000 नाम कटे हैं। ये बड़ा डिलीशन होता है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 51,000 नाम कटना। हालांकि उसमें फिर ममता बनर्जी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि 13,000 मुस्लिम नाम कटे हैं और 38,000 हिंदू नाम कटे हैं। तो ये वो एक परसेंटेज, उस 24% के करीब मुस्लिम वोट है, हम लोग एक दिन दिखा भी रहे थे, और 42% के करीब बांग्ला बोलने वाला हिंदू है। तो ममता बनर्जी की उम्मीद उस बांग्ला बोलने वाले हिंदू के ऊपर है कि वो उनके साथ जो उनका 24% मुस्लिम वोट है उसके साथ आकर के बांग्ला बोलने वाला हिंदू दे देगा, और हो सकता है कि कुछ वोट वो लेके आए। जैसे ममता बनर्जी के लोग, हमारी जो बात वहाँ हो रही थी, जो रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे सिख वोट भी है। तो ममता बनर्जी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सिख वोट उनको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है पंजाब में, तो उसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करें। लेकिन जैन वोट है, जो गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ के इलाके के लोगों का वोट है, वैश्य का वोट है, वो बड़ा है, और कायस्थ का वोट है वहाँ, वो तो बीजेपी का ही वोट को वोट जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि जीत का मार्जिन पिछली बार हो क्या सकता है, इस बात की तो लोग गारंटी कर रहे हैं कि मार्जिन तो बहुत कम आने जा रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है, किसके लिए आ रहा है। अभी वहां ममता बनर्जी का, चूंकि वो ममता बनर्जी दूसरे के गढ़ में जाकर के लड़ रही थी नंदीग्राम, तो 1900 वोट से हारी। ये तो अपना इलाका है उनका, और जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है, मतलब जो वहां चर्चा है, हमारी बात हो रही है, तो कि शुवेंदु अधिकारी जीतेंगे तो दोनों जगह से अगर जीत गए तो वो नंदीग्राम ऑप्ट करेंगे, वो भवानीपुर छोड़ देंगे। हाँ, चूंकि ये धारणा बनाई जा रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्यों छोड़ेंगे, ये कलकत्ता की सीट है और ममता बनर्जी को अगर हरा के जीतते हैं तो यहीं से रहेंगे वो। तो ये एक दुविधा हो सकता है कि कुछ लोगों को, वो एक फेंस पर बैठे लोगों को शिफ्ट करे इधर उधर।
मुकाबला नजदीकी हो गया है और बहुत दिलचस्प हो गया अच्छा, है हम बाबा तो जी। अपने क्योंकि रिपोर्टर्स की भी रिपोर्ट भी जो देख रहे हैं, तो दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि शुभेंदु अधिकारी भी जो भद्र लोग हैं वहां उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो अर्बन रूरल इलाके हैं, रूरल इलाके ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर तो लोगों ने हमें वोट दे दिया, लेकिन अब हमें आपका वोट भी चाहिए। और ये डायरेक्ट बात हो रही है और जिस अंदाज में ये बातचीत हो रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि मन कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा हिंदू वोट जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 3% का भी, मैं तो 10 में से काउंट करके चल रही हूँ सर, वो 3% का भी डेंट हो गया तो वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। इधर साउथ 24 परगना की ही डायमंड हार्बर की जंग भी है, वो भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का गढ़ है और अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद हैं। आज अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करने जा रहे हैं। शाह ने चेतावनी दी है कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में उल्टा लटकाकर मारा जाएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया, और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी हुंकार भरी है। अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी है। कह रहे हैं कि टीएमसी पहले राउंड में सेंचुरी मार चुकी है, अब दूसरे राउंड में डबल सेंचुरी की बारी है। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে, ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। डबल सेंचुरी का दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले फेज में 100 पार कर लिया, अब दूसरा फेज तो उन्हीं का इलाका है, यहां बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा ही एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराने नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इतना इजी तो वाकई नहीं है, लेकिन राजकुमार जी उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि 100+ तो उन्होंने तभी कर लिया। अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं 200, यानी डबल सेंचुरी वो लगाने जा रहे हैं। अब 400 सीटों पर तो चुनाव हो नहीं रहा है। देखिए 400 सीटें तो परिसीमन के बाद भी नहीं होंगी बंगाल में, अगर उस कल्पना में जी रहे हों। लेकिन टीएमसी के फेवर में एक बात आप मान सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव में, 2016 का हो 2021 का हो, दोनों बार टीएमसी 200 पार गई है। तो उनके दावे में थोड़ा सा जमीन है उनके नीचे। अमित शाह जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सपना है, और बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है उसको साकार करने की। 21 में भी सपना था, 26 में भी है, 21 में 77 पे पहुंचे, इस बार 100 के पार जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हो देखना होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने देखी हो बंगाल में, मुझे तो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस किसी एक बात पर एक राय नजर आए।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का राज है, उससे आज़ाद कराना है बंगाल को। वही बात राहुल गांधी ने भी कल कही कि टीएमसी के गुंडों का राज है। तो टीएमसी का गुंडा राज है बंगाल में, इस बात पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है। अभी ममता बनर्जी ने बोला ना, हमने तो सीपीएम का भी जमाना देखा, इतना आसान नहीं ये है। बहुत जरूरी समझना। ममता बनर्जी ने वो जो लेफ्ट फ्रंट का जो सरकार थी, और मैकेनिज्म दोनों की मिलती जुलती है, चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। तो ममता बनर्जी ने खाली उनसे वोट बैंक नहीं लिया, पावर नहीं लिया, पावर मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म होता है, चुनाव जीत के सरकार में बने रहने का, सरकार चलाने का, वो भी उनसे काफी कुछ सीखा है। अजीत जी, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो ममता बनर्जी खुद ही बोल रही है, जानती हैं, और वो सब कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, वो सब कर रही हैं जो सीखा उन्होंने। और उन्होंने खास बीजेपी कर पाएगी। उन्होंने खासतौर से दक्षिण कोलकाता का जिक्र एक भी किया। सीट नहीं निकाला। हाँ, दक्षिण कोलकाता की बात की उन्होंने कि जब लेफ्ट पूरी ताकत में थी, तब भी दक्षिण कोलकाता में हमको नहीं हरा पाई, तो बीजेपी कैसे हराएगी दक्षिण कोलकाता में। तो वो दक्षिण कोलकाता में ही उनकी भवानीपुर सीट है, तो अपनी भवानीपुर सीट की भी चिंता है ममता बनर्जी को, वो चिंता अच्छा, भी सारी बात हिंदी में कह रही थी, और वो सारी बात हिंदी में कह रही थी, क्योंकि वहां 32% के करीब हिंदी भाषी हिंदू है, जो हिंदी बोलने वाला हिंदू है, तो उसको भी एड्रेस कर रही थी वो। और कोलकाता, ये जो दक्षिण और उत्तरी कोलकाता हो, या ये प्रेसिडेंसी का पूरा इलाका हो, या फिर उसको ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर हम लोग ग्रेटर कोलकाता और फिर प्रेसिडेंसी अलग अलग कहें, तो इस इलाके में हिंदी भाषी मतदाता भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। वो भद्रलोक को भी अपने एड्रेस कर रही थी। तो उनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के सारे तरीके जानती हैं। लेफ्ट के टाइम भी दक्षिण कोलकाता का गढ़ उनका नहीं टूटा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनका दक्षिण कोलकाता का गढ़ नहीं तोड़ सकती है। हम इसमें अभी जो सेकेंड फेज की 142 सीटें हैं, इसमें मीनाक्षी जी 3 जिले हैं, 68 के करीब 67-68 के करीब सीटें होंगी, आप उसमें देखिएगा तो मिल जाएगा। उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली। हाँ, ये जो जिले हैं, यहाँ ही बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकती है? अगर यहाँ मैक्सिमाइज करती है बीजेपी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन कितना कर सकती है, तो कोई नंबर आप दे सकते हैं? नहीं, मार्जिन को देखते हुए 5,000-8,000 के मार्जिन वाली जो सीटें हैं वो डबल हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां मैक्सिमाइज करती है तो वो सीटें डबल हो सकती हैं। लेकिन तृणमूल के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जो बचे हुए 4 जिले हैं वहां सब रिटेन करे अपना। अब देखिए, बंगाल में क्या गेम बदलने जा रहा है, परिवर्तन आने जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी जीत का चौंका लगाने जा रही हैं, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। एक एग्जिट पोल के द्वारा हम भी आकलन करेंगे, और फिर तो फाइनल नतीजा वो 4 तारीख का होगा, और उस पर तो हमारी सबकी ही निगाहें टिकी हुई हैं। आज दमदार 10 में बस इतना ही। अजीत जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।